देखिए हमने दोबारा मीटिंग इसलिए शुरू करा है, मैं एक बार पहले बता दूं आपको। शायद ओम सर ने क्लासेस में जो है सॉलिड स्टेट शुरू करा है, तो मैंने एक्चुअली सोचा था पहले फर्स्ट पार्ट में डिफिकल्ट हम लोग शुरू करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन ओम सर ने उन्होंने क्या करा कि सेकंड पार्ट पहले शुरू करा। मेरी आवाज आ रही होगी सबको? ठीक है, तो ओम सर ने सेकंड पार्ट की जगह पे फर्स्ट पार्ट शुरू करा है। तो हमने जीआई तक की क्लासेस आपको करवा दिया है, मतलब रिवाइज भी एक बार अच्छे से करवा दिया। वैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो हम लोग भी उनके पैरेलल चलेंगे। मेरे को तो देखो सारे चैप्टर आते हैं, तो जो टीचर रहता है मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ओम सर ने मेरे को बताया था, मतलब आज मॉर्निंग की क्लास में, कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ क्लास में भी जाते हैं, उनके सेक्शन के या हमारे सेक्शन के जाते होंगे, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे वो लोग सॉलिसिटेट कर रहे हैं बच्चे, और बच्चों को कहना है कि उनके पैरेलल यहाँ चलाया जाए। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने बोला था ठीक है हम सॉलिसिटेट कर लेंगे। तो मैंने चूंकि पिछले क्लास में ये टॉपिक सब कराया हुआ था, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब हमने कराया हुआ था, इसलिए थोड़ा मैं रुक गया और इसको हमने पीछे का डाउट वगैरह देख लिया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? मैंने यहाँ तक के सारे आपको टॉपिक पहले करा दिया, जीआई तक का यहाँ तक आपने देख लिया। तो अभी हम लोग सॉलिड स्टेट से शुरू करेंगे, एकदम न्यू चैप्टर से शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। एक बार मैं जरा दोबारा 3-4 बातों को बोल देता हूँ, क्योंकि ये बार बार मेरे पास मैसेज आते रहे। हमने एक क्लास थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है आपको। थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक बार पढ़ाऊंगा जब मुझे जरूरत होगी। थर्मोडायनेमिक्स की मुझे जरूरत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगी, उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस उसको करूंगा और उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री एक नए चैप्टर से करना है। ठीक है, नए चैप्टर से मतलब हम करेंगे क्लास 12 से। क्लास 11 में हमने केवल एक चैप्टर छोड़ा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रो से पहले कराऊंगा, उसकी मुझे बहुत जरूरत है। बिना इलेक्ट्रो का मतलब थर्मोडायनेमिक्स का इलेक्ट्रो नहीं हो पाएगा, तो हम थर्मोडायनेमिक्स वहां पे करेंगे। इसके पहले हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की कोई नीड नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आयनिक इक्विलिब्रियम कर लेंगे, क्योंकि बीच बीच में आयनिक इक्विलिब्रियम आते रहेगा। इस चैप्टर में तो नहीं आएगा, सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद वालों में आते रहेगा। अगर किसी बच्चे का आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक नहीं है, किसी बच्चे का आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक नहीं है, तो वो बच्चा जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर करता है तो समझ में नहीं आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी है, अच्छे से ऑडियो आता है, हमने सब चेक कर लिया है, तो आप वहां से कर लीजिएगा। अप्रोक्सीमेट क्लास में 60-70% बच्चों ने कर लिया है, तो आप वहां से कर लेंगे। एक बात ये था। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसे नई कॉपी से शुरू कर लेना, और जो कॉपी में आपने थर्मोडायनेमिक्स लिख के छोड़ा है वो मैं करवाऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स। उसके भी कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जो भी टॉपिक्स इधर आइसोमेरिज्म करवा दिया है, जीओसी करवाया था, तो मैंने 2 चैप्टर तो आपकी क्लास में पढ़ाया था, आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म। ये दोनों मैंने पैरेलल आपको रिवाइज भी करवाया है, ये दोनों मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज भी करवाया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में डाउट है, इन दोनों के अलावा अगर आपको डाउट है तो डाउट मेरे से पूछेंगे टाइम टू टाइम, तो मैं बताऊंगा। लेकिन रेस्ट के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, अभी तुरंत आपको एक टाइप भी मैसेज पैरेलल में कर देता हूँ। ठीक है, और मैं मैंने मैसेज टाइप करके तुरंत आपको भेज दिया है। इस यूट्यूब चैनल में मैंने आपको भेजा, इस चैप्टर पे रिमेनिंग चैप्टर्स जो आप लोग अगर कर नहीं पाए, अप्रोक्सीमेट क्लास के 70-80% बच्चों ने यहाँ से चैप्टर कर लिया, मैंने देखा टॉटोमेरिज्म तो कर लिया। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं कर पाए, जो भी बच्चे नहीं कर पाए हैं, वो बच्चे प्लीज यहाँ से कर लेंगे। जैसे हमने अभी रिवाइज करवाया है, जब टॉपिक आएगा तो हम रिवाइज करवाएंगे। प्रॉब्लम जरा देखो क्या है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। आकाश में प्रॉब्लम ये है कि मैंने आकाश में पढ़ा चुका हूँ, मैं 2009 और 10 में मैं आकाश में था, 2009-10 के टाइम में मैं आकाश में था। और आकाश में मैंने देखा है कि वो लोग अपना एक मॉड्यूल बना लिया, बस मॉड्यूल फॉलो करते हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोर्सेज क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मैंने वहां भी कंटिन्यू जनकपुरी सेंटर पे मैं था, और मैंने वहां पे जब पढ़ाया तो मैंने यही देखा है कि वो लोग बस कंटिन्यू पढ़ा देते हैं, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो आप बच्चे को समझ में आया नहीं आया। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि जब वो लोग ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे उस टाइम पे, तो इतना टाइम लेके नहीं पढ़ाएंगे, तुरंत रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, तुरंत हेलो लेकिन पढ़ाते हैं। वो लोग रिएक्शन को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते, मतलब पूरा सेपरेट करके नहीं पढ़ाते। वो बस आते हैं और लिखेंगे हेलोजन हेलोजन, उसके 10-12 रिएक्शन खत्म, एल्कोहल फिनॉल ईथर 10-12 रिएक्शन खत्म। तो बेसिकली उनका एजेंडा ही इस तरीके से है। अगर रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, रिजल्ट आकाश का और एलन का गूगल पे खोल के देख लेना, पिछले 10 सालों का बिल्कुल कॉमन होगा। ये लोग रिजल्ट परचेस कर लेते हैं यार, आप लोग बच्चे हो पता नहीं आपको, रिजल्ट परचेस करके तुरंत से छाप देते हैं। नीट का AIR 1 रैंक का 5 करोड़ रुपए रेट, आप ये समझ लें, ऐसे ही प्राइसिंग वगैरह रहती है, उनको खरीद के लिए छाप लेते हैं, बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप उन चक्करों में ना पड़े। हाँ, NCERT और आकाश वालों ने जैसे फॉलो करा है, हम भी वैसे कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें टाइम चाहिए। हमें मतलब आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आप इतने एक्सपर्ट नहीं, क्वेश्चन खुद घर पे ढूंढ लें, उसको तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें, कुछ करने वाले काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग सॉलिड स्टेट से शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास में जो डाउट मेरे से पूछते हैं, मैं एक आध को मैंने डाउट बताया है, 2-3 लोगों को मैंने बोला टाइम आएगा तो हम करेंगे।
और उसके बाद हमने बताया नहीं है, ठीक है, उसके बाद उनको हमने बताया नहीं, तो आप उनको हम लोग शुरू कर लेते हैं क्लासेस वगैरह को, और सॉलिड स्टेट्स हम लोग देखेंगे। और मैंने आपको बोला कि जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक का रह गया चैप्टर, जो बच्चे कर नहीं पाए हैं, चाहे जो भी रीजन हो, वो बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज वो बच्चे जो होंगे अपने घर पे रिमेनिंग चैप्टर यूट्यूब चैनल से कर लेंगे। और जैसे मैंने इनको भी रिवाइज करवाया है, जो ये 2-3 चैप्टर ऐसे रिवाइज करवाया हूँ, ऐसे ही मैं उनको रिवाइज करवा दूँ। अगर आप मेरे जिम्मे रिवीजन का काम देंगे तो उसमें ये फायदा होगा कि कई क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या ड्यूरिंग लेक्चर ध्यान से नहीं सुन लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना चाहिए, तो उसको रिवीजन के टाइम में थोड़ा हमारा रिकवर हो जाता है, और क्या क्या चैप्टर का मतलब नीड है और किस किस चैप्टर में फालतू चीजें लिखी हुई है, तो वो हम काम करवा देंगे आप। दूसरा है कि आप खुद रिवीजन कर लेना, दूसरा वाला टेंशन का काम है, आपसे हो नहीं पाए। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और हमने न्यू वीडियो इसलिए शुरू करा है क्योंकि सॉलिड स्टेट अगर हम शुरू से करेंगे तो कोई भी बच्चा यूट्यूब पे देख सकता है, ठीक है। तो जो बच्चा यहाँ से देख नहीं पा रहा है या छूट रहा है, वो यूट्यूब से भी कंटिन्यू देख सकता है। तो हम लोग सॉलिड स्टेट शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लिखेंगे सॉलिड स्टेट। फिजिकल की केमिस्ट्री में लिखना है आपको ये चैप्टर, किसमें लिखना है आपको? फिजिकल केमिस्ट्री में लिखना है, फिजिकल की केमिस्ट्री में लिखना है आपको सॉलिड स्टेट। जब एक बार मैं समझाता हूँ कुछ भी बात वगैरह देखना। एक मॉलिक्यूल है सॉलिड, जरा देखते चलो, और एक मॉलिक्यूल है लिक्विड, और एक मॉलिक्यूल है गैस। हमने क्लास 11th में ये टॉपिक पहले किया था जिसका नाम था गैस स्टेट। क्लास 11th में एक चैप्टर में किया था जिसका नाम था गैस स्टेट, और मैंने अच्छे से गैस स्टेट पढ़ा दिया है और आपने काफी अच्छे से कर लिया, मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तो मैं आपको बताऊं क्लास में 36 स्ट्रेंथ है, 36 में केवल और केवल 14 बच्चे ऐसे हैं जो सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाकी उनका ग्रोथ रिपोर्ट कुछ पता नहीं क्या है, मुझे उनका मैसेज भी नहीं आता, केवल 14 के अच्छे चल रहे हैं बस। तो गैस स्टेट हमने किया था। गैस स्टेट में लास्ट के कुछ टॉपिक, जैसे एक टॉपिक का नाम जरा प्लीज ध्यान दें, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन है ये टॉपिक हमने किया था, लेकिन इसके आगे की टॉपिक विस्कोसिटी हमने नहीं किया है, इवेपोरेशन हमने नहीं किया है, वेपर प्रेशर हमने नहीं किया है। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, ये सब टॉपिक हमने वहां पे नहीं किया क्योंकि वो टॉपिक वहां पे लिखा हुआ था लेकिन उसका नहीं है। एनसीईआरटी में फिर से बार बोल रहा हूँ, गैस स्टेट नाम का चैप्टर दिया हुआ है और ये हमने क्लास 11 में कर लिया। लिक्विफिकेशन मतलब डिओड्रेंट कैसे वर्क करता है ये सब देख लिया था, लेकिन विस्कोसिटी मतलब कोई मॉलिक्यूल का मतलब हिंदी वर्ड ले लेते हैं, हनी आपके ऊपर किसी ने फेंक दिया और आप जानते हैं कि तुरंत वो सूखता नहीं है और चिपचिपा सा रहता है, तो बोलेंगे इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है। तो विस्कोसिटी, इवेपोरेशन या वेपर प्रेशर, ये सब वर्ड हमने इंट्रोड्यूस पिछले क्लास में नहीं किया है क्योंकि ये टॉपिक दोनों लिक्विड स्टेट के। कहां गए? लिक्विड स्टेट के। लिक्विड स्टेट का नाम हमारी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन। ये जो लिक्विड स्टेट है इसका हमारे एनसीईआरटी में क्या नाम है? सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन नाम है और एक चैप्टर हमारे पास सॉलिड स्टेट है जिसमें सॉलिड के बारे में हमें बातचीत करना है। तो अभी हम लोग क्लासों में क्या करेंगे? सॉलिड स्टेट पहले हम करेंगे, करीबन 10-12 क्लास आसपास लगेगा, या मे भी सर 15 या 20 क्लासेस लगने वाला होगा इस चैप्टर में। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और सबसे आसान है। मैं देखो ये पहले पढ़ाना था लेकिन हम एनसीईआरटी के सिलेबस के लिए वेट कर रहे थे ताकि सिलेबस अपडेट होकर आ जाए। सिलेबस एक्यूरेट पता नहीं था कि क्या होगा, ये किसी को पता नहीं था, इसलिए हम थोड़ा इसका वेट कर। तो हम लोग अभी सॉलिड स्टेट कंटिन्यू करेंगे। सॉलिड स्टेट में ज्यादातर मॉडल का गेम है, आप 2-3 बातें समझ लें। 2-3 मॉडल के गेम है, यानी टेट्राहेड्रल वहां पे दिखाई देगा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल दिखाई देगा, तो उसकी मॉडल चाहिए। उसके बाद कुछ वीडियो थोड़ा हमें देखना है, मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर कर दूंगा ग्रुप में, देख लेना। और इनके 5-6 पीपीटी वगैरह थोड़ा हमें देखना है जो लास्ट में थोड़ा हम याद रखेंगे। इस चैप्टर में आपको मैंने बताया कि चैप्टर फर्स्ट बुक बहुत इजी है, तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ करेंगे। आपने क्लास 11th में देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्लास में हमने एनसीईआरटी के साथ साथ करी थी और ऑर्गेनिक की क्लास में एनसीईआरटी का साथ छूट गया था क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट था। तो इस टॉपिक में एनसीईआरटी की पैरेलल साथ साथ चलेगा और आपको उसको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में लिखेंगे, पहली हेडिंग में लिखेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसमें लिखना है सॉलिड, लिखना है एनी गिवन सब्सटेंस, उसमें लिखना है एनी गिवन सब्सटेंस may exist in solid liquid, any given substance may exist in solid liquid, any given substance, any given substance may exist in solid liquid or gaseous phase depending upon the magnitude of two universal
type of tendencies. Two universal type of tendencies. Two universal type of tendencies. Two universal type of tendencies. ठीक है, आप लोगों ने, आपको तो पता है कोई मॉलिक्यूल सॉलिड है, अगर हम यहाँ से जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर से अगर आप इसको अपने घर से फेंक दें नीचे, तो नीचे जाएगा वो जमीन पे गिरते ही टूट जाएगा, लेकिन जब टूटने का पार्ट जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको उठा कर देखेंगे तो अभी भी वो सॉलिड फॉर्म होगा। इस फॉर्मेट में होगा, सॉलिड फॉर्म होगा। इसका मतलब बात पता चल रहा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को म्यूचुअली बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखते हैं या अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो बोलेंगे इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत हाई हो, कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। इसके बाद हम देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को बम्बार्डिंग करते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर उनका मूवमेंट बहुत फास्ट रहता है। गैसेस मॉलिक्यूल है, रूम में बहुत ज्यादा गैसेस, जिस रूम में बैठे हैं वहां भी गैसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत हाई है। दोबारा दो वर्ड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, म्यूचुअल अट्रैक्शन। सॉलिड स्टेट की कोई भी मॉलिक्यूल का या कोई भी सॉलिड अगर हम कहीं से फेंकते हैं टूट जाएगा, लेकिन जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो अभी भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब उसका म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो दोनों मॉलिक्यूल जो सॉलिड स्टेट में हम एज्यूम कर रहे हैं एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं, और गैस में एक्सपेंशन की मतलब जो एबिलिटी बहुत हाई रहता है, तो बोलेंगे इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो है बहुत ज्यादा है, गैस भागने की जो टेंडेंसी रखता है बहुत ज्यादा रहता है। ये जो दो वर्ड है हमने गैस स्टेट में भी पहले पेज पे इसको इंट्रोड्यूस किया है, क्लास 11 से मैं बार बार लिंक करके बोलूंगा। गैस स्टेट के फर्स्ट पेज पे ये सारी बातें हमने एक बार वहां पे लिखवाया है। तो टू टाइप ऑफ टेंडेंसीज इधर से लिखना है, पहला आपको लिखना है, फर्स्ट आपको लिखना है टेंडेंसी ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे एमए, टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे एमए। सेकंड लिखेंगे टेंडेंसी, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर ब्रैकेट में लिखेंगे एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, बोलना फुल स्टॉप पे लिखना नीचे से केस 1, केस 1 लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है केस 1। केस 1 जरा देखो प्लीज क्या है, ये जो वर्ड अभी हम लिख रहे हैं गैस स्टेट में हमने इसको किया था, दोबारा इसको लिख रहे हैं। केस 1 जरा से क्या लिखा हुआ है, अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत हाई हो और एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो, अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो और उसके एस्केप करने की टेंडेंसी, फैलने की एबिलिटी बहुत ही कम हो, तो ऐसा वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सॉलिड फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म। केस 2 जरा से देखो क्या है, लिक्विड के बारे में अगर डिफाइन करें, इसकी म्यूचुअल अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी ऊपर वाले के कंपेयर में, और एस्केपिंग टेंडेंसी मे बी एक्सपेंड कर रहा होगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना गैस करती है। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर वाटर आपके अपने बॉडी में फेंका तुरंत जो कपड़े भीगेंगे लेकिन थोड़ी देर में सूख जाएंगे, मॉइस्चर जो कंटेन किया होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मैंने हनी फेंक दिया तो आप समझ रहे होंगे विस्कोसिटी हाई है, तो वहां जाके होल्ड कर लेगा, सूखने का गुना भी नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी फास्ट भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। क्या मतलब लिक्विड की वेपराइज होने की टेंडेंसी फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, और उसका म्यूचुअल अट्रैक्शन ऊपर वाले कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। इसको हम बोलेंगे लिक्विड, इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड। और केस 3 लिखा हुआ है, केस 3 लिखा हुआ है म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ही कम हो, जब प्लीज याद रखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ही कम हो और एस्केपिंग टेंडेंसी हाई, इसको हम बोलेंगे गैस। बुक्स में गैस लिखा होगा और गैसियस फेज लिखा होगा, एक ही वर्ड आपको एज्यूम करके चलना है। गैस और गैसियस फेज को हम एक ही एज्यूम करके चलेंगे। क्लियर हो गया होगा? ये सारे वर्ड हमने पिछले क्लास में गैस स्टेट में कर लिया है, अब हम इसके बारे में बातचीत क्लियर करेंगे। ठीक है, लिखना है आपको सॉलिड, सॉलिड के बारे में लिखना है, सॉलिड इज अ फॉर्म, सॉलिड के बारे में लिखेंगे सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, ऑफ मैटर, M-A-T-T-E-R। मैटर क्या है, पर जब दोबारा बोलता हूँ, क्लास 11 में मूल कंसेप्ट मैंने बोला है, कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी कहीं भी रखा हुआ हो, लिखा हुआ हो, जिसको आप महसूस कर पाए, टच कर पाए, देख पाए, सुन पाए, खा पाए, या कुछ भी ऐसा देख लें हम, उस सब के सब मैटर, उस सब के सब क्या है, मैटर। होल यूनिवर्स क्या है, मैटर। बस इतना ध्यान रखना। तो लिखना है सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर which has sufficient force of attraction, which has sufficient force of attraction, ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, दरअसल कुछ लिखना FOA लिखना, ठीक है, sufficient force of attraction between their molecule, between their molecule
so that molecule cannot move each other, cannot, लिखा आप लोगों ने, cannot, एक बच्चे का जरा मैसेज है, रुक जाओ, ठीक है, cannot move each other, that is having, that is लिखना, it form having, that is it form having definite rigidity, that is it form having definite rigidity and having definite shape and volume, and having definite shape and volume, definite shape and volume, definite shape and volume। सॉलिड के बारे में जरा दोबारा बोलता हूँ। सॉलिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। जरा 3-4 बातें बोल रहा हूँ, फिर बोलूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। इसका म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत हाई होगा, इसकी डेफिनेट शेप होगी और साइज होगा इसका, इसकी रिजिडिटी फिक्स होगी, किसी फॉस्फो की बॉल पड़ेगी, कितना भी कंप्रेस करेंगे एक पॉइंट पे आके कंप्रेस उससे ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। उसकी रिजिडिटी कुछ ना कुछ होगी, इसके अलावा उसका शेप होगा, कुछ ना कुछ उसका साइज होगा। ये सॉलिड के बारे में लिखा। सॉलिड स्टेट से इनसे क्वेश्चन डेफिनेशन से नहीं आया हुआ है, इस वर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें गैस स्टेट में लिखा है। सॉलिड स्टेट में सारे वर्ड हम लिख रहे हैं, पर लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन इसको हम फर्दर देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सॉलिड वर्ड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टडी लिखना आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, लिखेंगे आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, उसमें लिखना है टाइप्स ऑफ सॉलिड में केस 1, टाइप्स ऑफ सॉलिड में लिखेंगे केस 1। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत मतलब सिंपल लिख दिया है, थोड़ा इसको हम लोग केसेस बना बना के लिखेंगे तो थोड़ा हमें क्लियर हो पाएगा। केस 1 लिखना है, on the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of particles, solid have classified into 2 parts। on the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of particles, solid have classified into 2 parts, solid have classified into 2 parts। फर्स्ट लिखेंगे amorphous, amorphous solid, जिसको आंसर में पूरा करेंगे AS। फर्स्ट हम लिखेंगे amorphous solid, सेकंड लिखेंगे crystalline solid, जिसको हम लोग पूरा करेंगे CS। फर्स्ट का नाम है amorphous, सेकंड का नाम है crystalline solid। पहली हेडिंग करेंगे amorphous solid, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 5 मिनट में आपको छोड़ दूंगा। amorphous solid में लिखेंगे solid which does not, solid which does not have, solid which does not have fixed or regular pattern, fixed or regular pattern, fixed or regular pattern of arrangement, of arrangement of particles, arrangement of particles are known as amorphous solid, are known as amorphous solid, are known as amorphous solid। आपने कई बार देखा होगा, जरा प्लीज एक बार ध्यान सुनना है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी सॉलिड मॉलिक्यूल को अगर हम फेंकते हैं या कट करते हैं या जैसे कांच ले लेते हैं, जल्दी आप समझ पाए, वाटर ग्लास जिसको बोलते हैं, कांच का नाम वाटर ग्लास, कोई भी कांच ले लिया हमने और आप जानते हैं कि इसको अगर हमें कट करना है तो अगर हमने कहीं से भी इसको कट किया होगा तो इक्वल शेप में कट नहीं होगा। अगर हमने कोई ये जैसे कांच ले लिया, प्लीज ना, तो जब इसको हम कट करेंगे तो इस फॉर्मेट में होगा, शायद ये इस फॉर्मेट में हो जाए, इस तरीके का फॉर्मेट है। कई बार आपने देखा होगा कार पे जब आगे कोई बॉल लगता है तो कार का जो ग्लास होता है जिगजैग मोशन में पड़ता है, इस तरीके से जिगजैग मोशन में, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन का मतलब मेरा देखो ऐसा होगा कि अगर अगली बार मॉलिक्यूल ब्रेक किया तो यहाँ जाए फिर यहाँ आए, ये रैंडम इस तरीके से दिखाई दे, ये इस तरीके से दिखाई दे। इस तरीके से जब ब्रेक करेगा तो हम बोलेंगे रेगुलर पैटर्न में ब्रेक कर रहा है। कैसे ब्रेक कर रहा है? रेगुलर पैटर्न में ब्रेक कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा ब्रेक तो करता नहीं है, कैसे करता है? जिगजैग मोशन में करता है, इसको बोलेंगे amorphous solid। आपको कांच को अगर इक्वल शेप में लेकर आना है तो आप जानते हैं डायमंड से इसको कट करते हैं, डायमंड से कट करेंगे तो इक्वल शेप में आएगा। तो ऐसा कोई भी सॉलिड जिसको हमने इस तरीके से कट किया होगा और इक्वल शेप दिखाई ना दे, उसे हम बोलेंगे amorphous solid। जैसे एग्जांपल ग्लास का बताया, कांच हो सकता है, जैसे और एग्जांपल अगर मेरे से पूछोगे तो रबड़ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एएस, प्रॉपर्टीज ऑफ एएस, प्रॉपर्टीज ऑफ एएस।
एस मतलब हो गया हमारा अमरफस सॉलिड। पहले लिखेंगे they have short 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 range order, they have short range order, they have short range of order लिखा हमने। सेकंड पॉइंट थोड़ा लिखना है, they are obtained by sudden cooling of liquid, SUDDEN sudden cooling of liquid। इसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको, सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में एक नंबर में, ठीक है, एक नंबर में पूछा हुआ है। लिखा हुआ है दे आर ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड, दे आर ऑब्टेन्ड बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। एक बार मैं दोबारा बोलता हूं, जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जहां मर्जी वहां पढ़िए, फाउंडेशन की। एक बार चैप्टर मुझे पढ़ाने के लिए फिर डाउट पूछेंगे, ऐसा नहीं कि दो बार पढ़ाया भी और आकाश में कोर्स आगे चल रहा है आप पूछना शुरू कर दो। पहले मुझे पढ़ाने दिया जाए, कोई डाउट इसके बाद रह नहीं जाए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, they are not true solid, NOT, they are not true solid, and they are regarded as super cold liquid, not true solid के नीचे लिखा बोला आप लोगों ने, हाँ not true solid, इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है आपको, उसके नीचे भी अंडरलाइन करना है। लास्ट लाइन लिखना है, their cooling curve is smooth, and they do not have sharp melting point, their cooling curve is smooth and they do not have sharp melting point, and they do not have sharp melting point। यहाँ जब देखिए कूलिंग कर्व क्या है, कूलिंग कर्व इस तरीके से बनाया हुआ होगा एनसीईआरटी में, और इसको लिखा होगा कूलिंग कर्व। इसका नाम है कूलिंग कर्व। इस तरीके से ग्राफ बना होगा, इस ग्राफ का नाम है कूलिंग कर्व, ठीक है। ये लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे क्या लिखा होगा टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लिखा होगा टाइम, यहाँ पे लिखा होगा टाइम रेस करेंगे, ठीक है, टाइम रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम थोड़ा कम होगा, इस तरीके से लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एमरफस का पहले प्रॉपर्टी देखेंगे हम, एमरफस की कुछ प्रॉपर्टी और रह रही है। एक बार जब हम एमरफस की प्रॉपर्टी को खत्म कर लेंगे, ठीक है, एमरफस की प्रॉपर्टी को जब हम एक बार खत्म कर लेंगे तो इसके बाद जो है हम लोग एमरफस की प्रॉपर्टी के बाद क्रिस्टलाइन देखेंगे। क्रिस्टलाइन उसका हम लोग पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में नाम क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन को देखते चलेंगे। ये चैप्टर काफी बड़ा है, शुरू में एनसीईआरटी चलेगा एज इट इज, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे कोर्स अगर आगे बढ़ता है तो उसमें एनसीईआरटी जो होगा छूट जाएगा और टॉपिक धीरे धीरे करते करते काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी का पूरा साथ छूट जाएगा और आए दिन टॉपिक डिफिकल्ट होता चला जाएगा। काफी आगे जाने के बाद ये इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे पेरोव्स्काइट, स्पाइनल, ऐसे नाम है जो मेडिकल में नहीं आता है। तो जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होंगे आकाश अगर वहाँ पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा हमें पढ़ लेना चाहिए। पेरोव्स्काइट, स्पाइनल, इस तरीके से फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, इस तरीके से नाम है, हम देखेंगे। और आगे की 2-4 क्लासेस अभी तो हम बोर्ड पे करेंगे, 2-4 क्लासेस के बाद हम लोग जूम मीटिंग पे मतलब जो है स्क्रीन शेयर करके करेंगे, क्योंकि उनके लिए मॉडल चाहिए हमें, बिना मॉडल को सब क्लासेस हमें समझ में नहीं आएगा। 3-4 हमें वीडियो देखना है, एक बार मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर अपने दिखाऊंगा अपने लैपटॉप पे, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, और वहां पे अगर आपको दिक्कत आता होगा तो मैं वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। चैप्टर में 10 to 12 डेज या मेरे हिसाब से 15 डेज लगेगा इस चैप्टर को कवर करने में। न्यूमेरिकली चैप्टर है, एनसीईआरटी का सबसे आसान चैप्टर है। गैस स्टेट आसान था, उसके बाद ये आसान है, फिर लिक्विड स्टेट जब आएगा तो उसमें मोल कंसेप्ट 2 आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी से करा है इस टॉपिक को। फिर से बार बोल रहा हूँ, जब ऑर्गेनिक आएगा तो मैं आपको बता रखा हूँ कि आकाश वाले बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, उनका कोर्स खत्म करना है उनको, तो पैसे से मतलब था, इंस्टॉलमेंट पे करते ही कहानी खत्म है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ टाइमिंग में टॉपिक काफी स्लो चलेगा, तो एक ऑप्शन है घर पे प्रैक्टिस करें, दूसरा मेरे से करवाएं। तो मैं तो करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे थोड़ा और स्पीड करने के लिए तो आपको घर पे क्वेश्चन दे देंगे, आप खुद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और रिमेनिंग चैप्टर जो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, ये चैनल है, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, आप वहां से देख के और अपने रिमेनिंग चैप्टर को कर लेना, फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।